नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने राज्य के स्वरूप के बारे में समझा था। राज्य का स्वरूप क्या होता है। अब हम भारतीय राज्य के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय राज्य के स्वरूप में उदारवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। उदारवाद की मान्यता है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, अर्थात उदारवादी कहते हैं कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। उसका विवेक उसे ये बताता है कि उसका और समाज का हित किस बात में है, इसलिए व्यक्ति को बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप के अपने भाग्य का निर्णय करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, उदारवादी कहते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र है, इसलिए व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति विवेकी है, इसलिए वे उसे क्या करना है या क्या नहीं करना है अपने हित के लिए वह खुद उसका निर्माण करेगा। उदारवाद का अर्थ एक ऐसा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक वातावरण जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी मान मर्यादा की रक्षा करता है। मतलब उदारवाद क्या है? उदारवाद एक ऐसा राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक वातावरण है जिसमें रहकर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता, अपनी मान मर्यादा की रक्षा करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। फिर उदारवादी कहते हैं कि राज्य किसी भी वर्ग या समूह की बपौती नहीं होता। राजसत्ता को चलाने वाले लोग समाज के व्यापक हित में सभी निर्णय लेते हैं। मतलब राज्य किसी भी वर्ग या समूह की बपौती नहीं है, वह राजसत्ता को चलाने वाले लोग समाज के व्यापक हित में निर्णय लेते हैं। मतलब इसका अर्थ यह है कि राज्य को चलाने वाले मतलब राज्य सत्ताधिकारी जो हैं वो जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए कार्य करेंगे, तभी वह सत्ता में बने रहेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। ये उदारवादी दृष्टिकोण की विचारधारा का हमने अर्थ समझा। अब हम यह देखते हैं कि क्या भारतीय राज्य के अंतर्गत उदारवादी चरित्र हमें देखने को मिलता है। तो पहला बिंदु आता है हमारा संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र जैसे कि आप सभी को पता है, जनता का शासन। अब संसदीय बात आती है, संसदीय शासन प्रणाली जो हमने ब्रिटेन से ली थी, वह संसदात्मक शासन प्रणाली जो भारत में स्थापित हुई। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात हमने संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया और इसके अंतर्गत, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका, मंत्री परिषद जो है वो संसद के प्रति यानी कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में इंग्लैंड यानी ब्रिटेन की तरह ही संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई है और कार्यपालिका यानी कि मंत्री परिषद जो मंत्रिमंडल है पूरा, वह किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति उत्तरदायी है। दूसरी बात, संसदीय सरकार उसी समय तक सत्तारूढ़ रहती है जब तक उसे बहुमत का समर्थन मिलता रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि उदारवादियों ने कहा था कि राज्य किसी वर्ग या समूह की बपौती नहीं है। यदि वह राज्य समाज के हित के लिए कार्य करेगी तो वह सत्तारूढ़ बनी रहेगी, अर्थात बहुमत बना रहेगा तो संसदीय सरकार जो है सत्तारूढ़ यानी कि अपने पद पर विद्यमान रहेगी। इसके बाद केंद्र की तरह राज्यों में भी शासन का ढांचा संसदीय ही होता है। कहने का तात्पर्य यह कि केंद्र में, क्योंकि हमारा राज्य है, भारतीय राज्य किस प्रकार का राज्य है? संघात्मक राज्य है बच्चों। केंद्र और राज्यों में विभाजित है। केंद्रीय शक्ति है ना, संघीय सूची से कहा जाता है। राज्य सूची, राज्यों को प्राप्त शक्तियां उसमें निहित है। फिर समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्यों से संबंधित विषय हैं, जिसमें केंद्र और राज्य कानूनों का निर्माण करते हैं। तो केंद्र में जिस तरह से संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसी तरह से राज्यों में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। इंग्लैंड में संसदीय लोकतंत्र के लिए कई बातें जिम्मेदार हैं, जैसे शिक्षित मतलब शिक्षा, जागरूक मतदाता मतलब मत देने वाले जो लोग हैं वो कैसे होने चाहिए? नागरिक जागरूक होने चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब हमें बोलने की आजादी, लेकिन बोलना भी कैसा?
उचित, है ना, और भाषा का उचित प्रयोग करके तथा दो बड़े राजनीतिक दल जो देश को न सिर्फ स्थायी सरकार बल्कि सशक्त विपक्ष प्रदान करने में सक्षम हो। कम से कम संसदात्मक शासन प्रणाली में दो सशक्त राजनीतिक ये दल होने चाहिए, दो राष्ट्रीय दल इस प्रकार के होने चाहिए जिसमें सत्तारूढ़ दल और एक विपक्षी पार्टी अवश्य हो, जिससे कि विपक्षी पार्टी सत्तारूढ़ दल को हर समय सचेत करती रहे, उसे चेतावनी देती रहे, अगर वह गलत कार्य कर रही है तो उसे दिशा निर्देश देती रहे, उसे समझाती रहे, उसे बताती रहे कहाँ गलत है कहाँ सही है, उसको प्रोत्साहन भी देती रहे। भारत में संसदीय शासन के समक्ष कई चुनौतियां उपस्थित हुई हैं, परंतु केंद्र में स्पष्ट बहुमत का संकट पहली बार 1989 में ही उत्पन्न हुआ था। मतलब भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली के समक्ष चुनौतियां उपस्थित हुई। क्या चुनौतियां उपस्थित हुई? सबसे बड़ी चुनौती जो स्पष्ट हुई है वो है बहुमत की। स्पष्ट बहुमत मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत सारे दल, कहते हैं जितने लोग भारत में कहा जाता है जितने लोग उतने ही दल। इतनी क्षेत्रीय पार्टियां, इतनी राष्ट्रीय पार्टियां हो गई हैं जिसमें मतदाता अपने मतों को विभाजित कर देता है, अपने मत जो है उसकी विभाजित हो जाते हैं, तो स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। इसलिए 1989 में ऐसी समस्या पहली बार हुई। फिर प्रिय विद्यार्थियों, उदारवादी दृष्टिकोण में दूसरा बिंदु आता है हमारा संसदीय सरकार हमने समझ ली, संसदीय लोकतंत्र हमने समझ लिया। इसके बाद दूसरा बिंदु है स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक सक्रियता। प्रिय विद्यार्थियों, उदारवादी दृष्टिकोण, भारत का उदारवादी दृष्टिकोण में बताया गया है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और न्यायिक सक्रियता। स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है? एक ऐसी न्यायपालिका जो हर किसी के, मतलब आंतरिक और बाह्य किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त है, मतलब राजनीतिक प्रतिबंध भी उस पर लगे हुए नहीं है और भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, इनसे भी बहुत दूर है। न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ लिया जाता है? न्यायिक सक्रियता का अर्थ यह लिया जाता है प्रिय विद्यार्थियों कि वह अपने न्यायिक कार्यों को करने में कितनी सजग है, कितनी एक्टिव है। समझ में आया है प्रिय विद्यार्थियों? उसके बाद बात आती है, भारत में संपूर्ण देश के लिए एक समन्वित न्यायपालिका होती है। इसका ढांचा पिरामिड अनुसार है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने पिरामिड देखा होगा। पिरामिड किस प्रकार का होता है? अर्थात आप इसे एकीकृत न्यायपालिका कह सकते हैं। पिरामिड कैसा होता है? आप देखें कि एक त्रिभुजाकार होता है, जिसके त्रिभुजाकार या नौकदार जिसे हम कहते हैं, त्रिभुजाकार नहीं नौकदार कहेंगे, जिसके शीर्ष बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट होती है, उच्चतम न्यायालय होता है, और उसके चारों ओर, मतलब उसके नीचे, सुप्रीम कोर्ट के नीचे उच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय के बाद स्थानीय न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ये सभी न्यायालय होते हैं। कहने का तात्पर्य है प्रिय विद्यार्थियों, न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? एकीकृत स्वरूप है। अमेरिका की भांति हमारे देश में केंद्र और राज्यों की अलग अलग अदालतें नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि यह एकीकृत है। सभी न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। सारे देश में, मतलब संपूर्ण देश में, एक से दीवानी और फौजदारी कानून प्रचलित हैं। दीवानी कानून कौन से होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? दीवानी कानून वे कानून होते हैं जो रुपए, पैसे और जायदाद से संबंधित होते हैं। फौजदारी कानून कौन से होते हैं? फौजदारी कानून वे होते हैं जो मारपीट, झगड़े से संबंधित, हत्या से संबंधित, खून खराबे से संबंधित होते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को यह शक्ति दी गई है कि वे संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर सके। कहने का क्या तात्पर्य है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को क्या शक्ति दी गई है? मतलब उच्चतम न्यायालय कहाँ करेगा? केंद्र में। उच्च न्यायालय कहाँ करेगा? राज्यों में। यह शक्ति दी गई है कि संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन्हें वह अवैध घोषित कर सकता है। क्यों अवैध घोषित कर सकता है प्रिय विद्यार्थियों? कि विधानमंडलीय व्यवस्थापिका के द्वारा, संसद के द्वारा जो भी कोई कानून बनाया गया है, अगर वह जनता को स्वीकार्य नहीं है या उसमें किसी भी प्रकार की गलती है, खामी है, त्रुटि है, तो उस कानून को उच्चतम न्यायालय अवैध घोषित कर सकती है। यह शक्ति उसके पास है।
न्यायपालिका से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उन प्रश्नों पर भी फैसले दे जिनके उत्तर देना कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका का विशेषकर उच्चतम न्यायालय का मजबूत होकर उभरना बहुत ही स्वाभाविक है और इसलिए इसे न्यायपालिका की सक्रियता भी कहा जाता है। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों, मैंने बताया कि न्यायपालिका की सक्रियता या न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है। न्यायिक सक्रियता जुडिशियली एक्टिविज्म का क्या अर्थ है? जुडिशियल एक्टिविज्म का अर्थ यह है कि वह अपने कार्यों में एक्टिव रहे, तुरंत गति से वह निर्णय दे सके। कोई भी आपराधिक मामला है या कोई इस प्रकार का सार्वजनिक मामला है जिसमें जनता प्रभावित हो रही है, उसमें कार्यपालिका तो कार्यवाही करे ही करे। अगर कार्यपालिका कार्यवाही नहीं करती है, वह निष्क्रिय है, तो न्यायपालिका तुरंत उस कार्य में अपना हस्तक्षेप करे। और अपना हस्तक्षेप करे किस प्रकार से कि वहां पे तुरंत गति से उस समस्या का समाधान कर सके। न्यायपालिका की सक्रियता को जनहित याचिकाओं से जोड़ा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जनहित याचिकाएं जो जनता के हित से संबंधित हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जनता के हित से संबंधित याचिका से तात्पर्य यह है कि कोई भी अन्य व्यक्ति, चाहे वह मामला उसका हो या ना हो, वह अगर यह घटना या कोई ऐसी स्थिति देखता है कि उससे काफ़ी क्षेत्र प्रभावित हो रहा है या जनता प्रभावित हो रही है, तो वह याचिका दायर कर सकता है, याचिका लगा सकता है। वह यह याचिका मात्र एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी लगा सकता है। पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? याचिका लगाई जा सकती है। वह याचिकाएं होती हैं जो जनता के हित के लिए कोई अन्य व्यक्ति भी याचिका दायर कर सके। इस प्रकार की याचिकाओं का देशवासियों ने स्वागत किया है। मतलब ऐसी जनहित याचिकाएं प्रिय विद्यार्थियों जो उससे संबंधित तो नहीं है, लेकिन वह ये देख रहा है कि इस समस्या से बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो वह व्यक्ति विशेष अपना नाम गुप्त रख करके वह याचिका दायर कर सकता है। उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। जनहित याचिका को सबसे पहले कौन लेकर आए? पोस्ट कार्ड के माध्यम से न्यायाधीश पी.एन. भगवती। प्रिय विद्यार्थियों, आप नाम याद रखिएगा, पी.एन. भगवती इसे लेकर आए थे और इन्होंने जनहित याचिका वाला कॉन्सेप्ट जो है ला करके सबसे पहली बार सर्वप्रथम उन्होंने उसको पॉपुलर किया। न्यायिक सक्रियता का दूसरा पहलू यह भी है कि न्यायिक सक्रियता की वजह से संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हुई है। निश्चित रूप से संघर्ष की स्थिति पैदा होगी प्रिय विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका या संसद यानी व्यवस्थापिका अगर कोई कानून बनाती है और उसे कानून को लागू करती है, नहीं करती है, क्या देखती है क्या लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर वह निष्क्रिय हो जाती है अपने कार्य को करने में, तो न्यायपालिका निश्चित रूप से ही उसमें हस्तक्षेप करेगी और दोनों के बीच में संघर्ष होना स्वाभाविक ही होगा। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि संविधान के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह गलती करने वाले सदस्यों को अनुशासित करे और सांसदों के निष्कासन के बारे में निर्णय करने का कोई अधिकार अदालतों के पास नहीं है। मतलब सोमनाथ चटर्जी कहते हैं कि संविधान के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह गलती करने वाले सदस्यों को अनुशासित करे। मतलब जिस भी व्यक्ति ने उस कानून को, नीति को, नियम को लागू नहीं होने दिया है या कोई गलती करी है, तो उसको अनुशासित कौन करेगा? उसको दंड कौन देगा? संसद देगी। उसमें अदालतें यानी कि न्यायपालिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसा लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी कहते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका के संदर्भ में कहा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना अत्यंत ही कठिन है। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, उस पर आंतरिक और बाह्य किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। कोई भी घूसखोरी, रिश्वतखोरी, किसी प्रकार की उनको लालच नहीं दिया जा सकता। अगर कोई इस प्रकार का कोई कार्य करता है तो उनको दंडित किया जाएगा। और न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का अधिकार भी किसी को नहीं है, क्योंकि वह अपने सेवानिवृत्ति की आयु तक ईमानदारी से कार्य करेंगे। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते और विशेषाधिकार में उनकी नियुक्ति के पश्चात कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब वेतन भत्ते
और विशेषाधिकार उनको कोई छूट दी गई है, तो उनकी नियुक्ति के पश्चात, मतलब उनकी नियुक्ति हो गई है, उसके बाद उनको कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, उनको किसी प्रकार का रिश्वत या घूसखोरी नहीं दी जा सकती। कम्युनिस्ट देशों में न्यायपालिका शासन के एक अंग के रूप में कार्य करती है। मनमानी शक्तियों का प्रयोग, गुप्त न्यायिक कार्यवाही तथा राजनीतिक विरोधियों के प्रति निर्दयता का व्यवहार, यह सब कम्युनिस्ट न्याय व्यवस्था के सामान्य लक्षण है। मतलब इस प्रकार की जो असंगति है न्यायपालिका में, वह कम्युनिस्ट देशों में देखने को मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, उदारवादी दृष्टिकोण में, भारतीय राज्य के स्वरूप के उदारवादी दृष्टिकोण में तीसरा बिंदु आता है केंद्रित संघवाद। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि संघवाद से क्या अभिप्राय है। संघवाद से अभिप्राय यह है कि शक्ति एक ही जगह केंद्रित ना होकर वह विभिन्न स्तरों पर विभाजित होगी। केंद्रीय स्तर पर संघीय सूची, राज्य सूची, राज्यों में समवर्ती सूची, और कुछ अवशिष्ट विषय भी हैं जो दिए गए हैं, जो नए जोड़े गए, मतलब वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, समकालीन परिस्थितियों को देखते हुए जो विषय अगर जो छूट गए हैं या आते हैं तो उनको अवशिष्ट शक्तियों में रखा जाता है। भारत में सामान्यतः संघीय शासन की स्थापना की गई है, परंतु बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण केंद्रीय सरकार अत्यधिक शक्तिशाली बन जाती है। 1950 से 1967 तक का काल केंद्र राज्य का सहयोग काल था और 1967 के चौथे आम चुनाव के बाद केंद्र राज्य संघर्ष का उदय हुआ। केंद्र और राज्यों के बीच खींचतान या मतभेद के 3 आयाम हैं। प्रशासनिक, विधि और वित्तीय। प्रशासनिक विवादों का संबंध मुख्य रूप से राज्यपाल की भूमिका और राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लेकर होता है। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है प्रिय विद्यार्थियों कि भारत के संविधान ने संघात्मक शासन व्यवस्था तो स्थापित कर दी है, जैसे कि तीनों स्तरों पे बांट दिया है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शक्तियों का विभाजन तो कर दिया है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जैसे कि आपातकालीन परिस्थितियां। राष्ट्रपति जब आपातकाल लगाता है तो काफी कुछ शक्तियां जो हैं वह केंद्र सरकार के समकक्ष आ जाती हैं, उसमें केंद्र सरकार ही फैसला करती है। और राज्यों में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो सारी शक्तियां राज्यपाल के पास आ जाती हैं और राज्यपाल ही उन शक्तियों का उपभोग करता है, निर्णय करता है और व्यवस्था को बनाए रखता है। इसलिए केंद्र और राज्यों में संघर्ष होना स्वाभाविक है। विधायी विवाद इसलिए उठते हैं कि राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित बिलों को स्वीकृति देने में टालमटोल करते हैं या बहुत देर लगा देते हैं। कई विधेयक तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उनके पास भेज दी जाते हैं और वहां वे सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। विधायी विवाद मतलब ऐसे विवाद जिसमें कि विधानमंडल कोई नियम और नीतियों को बनाना चाह रही है, कानूनों का निर्माण करना चाह रही है, यदि राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ रख लेता है तो राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति भी कार्य कैसे करेगा? राष्ट्रपति भी मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री की इच्छानुसार ही कार्य करता है, उसकी सलाह के द्वारा ही कार्य करता है। तो वह अगर उस केंद्र सरकार राज्य की सरकार दोनों एक ही दल की नहीं है, अलग अलग दल की हैं, तो निश्चित मानिए कि व्यवधान तो आना ही आना है। तो वह विधेयक जो है सुप्त अवस्था में पड़ा ही रहता है। वित्तीय विवाद राज्यों को उपलब्ध अपर्याप्त संसाधनों की वजह से पैदा होते हैं। भारत में छोटे बड़े सभी दलों की इस बात पर सहमति है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग रुकना चाहिए, परंतु इस अनुच्छेद की आड़ में अनुचित ढंग से राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेने की जिद केंद्र सरकार की रही है। करीब 100 से भी अधिक बार इस अनुच्छेद का इस्तेमाल हो चुका है। अधिकांश मौकों पर इसका दुरुपयोग भी हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 356 कई बार तो स्वाभाविक रूप से लगाना भी पड़ता है, लेकिन कई बार जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल है वह अपने निहित स्वार्थों के कारण वह किसी राज्य में जिसमें खुद के दल की सरकार नहीं है, स्वयं के दल की सरकार नहीं है, वहां पर वह अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग भी करती है। प्रिय विद्यार्थियों, उसके बाद चौथा पॉइंट आता है उदार औद्योगिक नीति।
उदार औद्योगिक नीति जो उदारवादी दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आज़ादी के बाद पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी और इस नीति में भारत में निश्चित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था के लिए एक आधार की स्थापना की गई थी। तो पहली औद्योगिक नीति कब स्थापित की गई थी? 6 अप्रैल 1948 को, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय उद्योग मंत्री थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये याद रखना होगा क्योंकि वस्तुनिष्ठ में ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद 1991 में छठी नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति में ये लक्ष्य रखे गए थे: प्रगति की रफ्तार को बनाए रखना, निर्यात को प्रोत्साहित करना, उद्योगों की लाइसेंस प्रणाली को खत्म करना और विदेशी टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ लेकर आना। इसी प्रकार से 1995 में औद्योगिक नीति को और ज़्यादा उदार बनाया गया। भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 40% से बढ़ाकर 51% कर दी गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी औद्योगिक नीति जो है नियंत्रित अर्थव्यवस्था से धीरे धीरे जो है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में यानी कि निजीकरण की तरफ बढ़ती चली गई। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए उद्योग अब निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिए गए। वो इसलिए खोल दिए गए प्रिय विद्यार्थियों क्योंकि हमारा देश भी, भारत देश भी जो है अपने स्वरूप को और अधिक विकसित करना चाहता है और अधिक विकासमान बनाना चाहता है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था की बात आती है कि हमारा राज्य कैसा राज्य है। संविधान में लिखित है प्रस्तावना में कि पंथ निरपेक्ष यानी लोकतांत्रिक गणराज्य की संज्ञा दी गई है। पंथ निरपेक्ष अर्थात हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को वो समान रूप से मानेगा, लेकिन जो भी निर्णय करेगा वो तटस्थ रहकर करेगा, किसी भी धर्म के साथ कोई पक्षपात नहीं करेगा। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का यह अर्थ नहीं है कि राज्य धार्मिक अथवा धर्म विरोधी है, अर्थात भारत एक धर्म तंत्रवादी या मजहबी राज्य नहीं है। भारत का शासन जिन कानूनों के अंतर्गत चल रहा है वह तो ईश्वर प्रदत्त है और ना ही उनकी व्याख्या पुरोहितों, पादरियों या मुसलमानों द्वारा की जाती है। समझ में आया प्रिय विद्यार्थियों? मतलब भारतीय राज्य धर्म विरोधी नहीं है और ना ही धार्मिक है, वह तटस्थ है, वह निष्पक्ष है। क्यों निष्पक्ष है प्रिय विद्यार्थियों? वो इसलिए निष्पक्ष है क्योंकि हमारा राज्य, भारतीय राज्य बहुधर्मावलंबी का राज्य है, बहुत सारे धर्म हैं यहाँ पे, इसलिए किसी एक धर्म को प्रधानता देना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही गलत है। इसलिए संविधान की प्रस्तावना में पहले ही प्रारंभ में ही जब संविधान का निर्माण हुआ तभी प्रस्तावना में लिख दिया गया कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र की संज्ञा दी गई है। तो हमारा राज्य किसी धर्म विरोधी नहीं है, वह किसी धर्म को मानता भी नहीं है, उसके लिए सभी धर्म जो है सम्माननीय है। भारतीय राज्य सर्वधर्म संभाव, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे धर्मावलंबी हैं, तो सभी को समान महत्व देता है। अर्थात राज्य किसी भी पंथ, मजहब और उससे संबंधित क्रियाओं में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रोफेसर P.K. त्रिपाठी के शब्दों में गांधी जी की प्रार्थना सभा में सभी धर्मों के ग्रंथों में से पाठ होता था। उसी प्रकार भारत की धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप सब धर्मों के प्रति समान सम्मान में प्रकट होता है। मतलब P.K. त्रिपाठी कहते हैं कि गांधी जी की जब धर्म सभा चलती थी, प्रार्थना सभा चलती थी, तो उसमें सभी धर्मों के ग्रंथों में से पाठ होता था। मतलब सभी को समान महत्व दिया जाता था, सभी के लिए सम्मान था, समान महत्व था। सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता का सार यह है कि राज्य को किसी विशेष धर्म को मानने के लिए लोगों को न तो कोई प्रोत्साहन देना चाहिए और न ही हतोत्साहित करना चाहिए। मतलब राज्य अपनी तरफ से धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, किसी धर्म के लिए मानने के लिए उसे प्रतिबद्ध नहीं करेगा, ना ही प्रोत्साहित करेगा, ना ही हतोत्साहित करेगा। वह स्वेच्छा से किसी भी धर्म को माने, पालन करे, उसका प्रचार करे, प्रसार करे, वह उसकी स्वयं की इच्छा होगी। उसके बाद अगला बिंदु आता है जनाधिकार, एक से अधिक राजनीतिक दल तथा बालिग मताधिकार पर आधारित समय समय पर चुनाव। प्रिय विद्यार्थियों, जनाधिकार का क्या अर्थ होता है? जनता को मिलने वाले अधिकार। एक से अधिक राजनीतिक दल मतलब बहुदलीय प्रणाली यहाँ पे है। 2 राष्ट्रीय दल तो होने ही चाहिए, लेकिन 2 से अधिक भी हो संसदात्मक शासन प्रणाली में
तो कोई इस प्रकार की कोई बात नहीं, एक से अधिक राजनीतिक दल भी हो सकते हैं। बालिग मताधिकार, मतदान मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई है, जो 18 वर्ष की उम्र में बालिग मताधिकार मिल जाता है। और समय समय पर चुनाव, समय समय पर मतलब हर 5 साल में जो चुनाव होते हैं उनकी बात इसमें बताई गई है। भारत का उदार लोकतांत्रिक राज्य 3 प्रमुख सिद्धांतों को संचालित करता है। नागरिकों को अभिव्यक्ति, धर्म पालन की स्वतंत्रता और स्वेच्छाचारी ढंग से बंदी न बनाए जाने की आजादी प्राप्त है। मतलब अभिव्यक्ति, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है ना, बोलना। धर्म पालन की, किसी भी धर्म का पालन करे है ना, जो उसका धर्म है उसको वह स्वेच्छा से पालन करे। स्वेच्छाचारी ढंग से बंदी न बनाया जाना मतलब कोई भी कानूनी कार्यवाही जबरदस्ती किसी व्यक्ति के साथ नहीं की जाएगी अथवा उसको बंदी नहीं बनाया जाएगा। मई 2005 में पारित एक विधेयक के अनुसार सूचना का अधिकार भी अब नागरिकों को एक मौलिक अधिकार बन गया है और यह कानूनी सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने में सहायक सिद्ध हो गया है। सूचना का अधिकार हमें कब मिला? 2005 में। इससे क्या हमें प्राप्त हुआ कि कोई भी नागरिकों से संबंधित कोई भी सूचना हमें लेनी है या किसी व्यक्ति को अपने सरकारी कार्यालय से अपने से संबंधित की कोई सूचना लेनी है तो वह सूचना के अधिकार के तहत उस सरकारी कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकता है। तो इससे क्या बढ़ा? पारदर्शिता बढ़ी। कैसी पारदर्शिता? मतलब सरकार हमने जो कार्य किया है वह, या हमने जो टैक्स पे किया है उसका वह क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है ना, उसके बारे में वह सारी सूचना आपको प्रदान करेगी। इससे संबंधित और भी दूसरी कोई भी सूचना लेनी हो तो वह भी आपको, जो भी आप सूचना उससे लेना चाहें सरकारी कार्यालय से, जो भी आप जिस भी समस्या से आप पीड़ित हैं और आप लेना चाहते हैं सरकारी कार्यालय से सूचना, वो आप ले सकते हैं। पहले सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए जो हमें स्टाम्प पेपर लगाना होता था वह 10 रुपये का स्टाम्प पेपर हमें लगाना होता था, लेकिन अब 10 रुपये का बंद कर दिया गया है। तो मिनिमम जो स्टाम्प पेपर है वो 50 रुपये का लगाना होता है और उसमें हमें पूरी समस्या का विवरण लिखना होता है और किस कार्यालय से संबंधित है उसके बारे में बताना होता है और वहीं पर हमें पोस्ट कर देना होता है। देश में बहुत से राजनीतिक दल विद्यमान हैं और यह दल राजनीतिक सत्ता के लिए एक दूसरे से खुलकर प्रतियोगिता करते हैं। जैसे कि आपसे कहा था कि 2 राष्ट्रीय दल तो होने ही चाहिए, लेकिन भारतीय राज्य में कितने दल हैं? 2 से अधिक दल हैं और खुलकर प्रतियोगिता होती है। छिपाव दुराव से कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। रामचंद्र गुहा के शब्दों में असल में मतदाता अब देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक ही पार्टी का शासन देखना चाहता है। जरूरी नहीं कि वह पार्टी कांग्रेस की हो या बीजेपी की, बशर्ते वह अपनी भूमिका जनता के सामने स्पष्ट करे। रामचंद्र गुहा हैं वो ये कहते हैं कि मतदाता ये चाहता है कि कोई एक पार्टी सशक्त होकर के स्पष्ट बहुमत के द्वारा शासन को चलाए, लेकिन शासन किस प्रकार का चलाए? राष्ट्रीय हितों से प्रेरित हो, देश के हित के लिए हो, ऐसा देश के विकास के लिए हो, ऐसा शासन चलाए। अब जो जनता है वो इस प्रकार से जागरूक हो चुकी है अपने अधिकारों के प्रति, अपने सरकार के प्रति, तो वह निश्चित ही एक ऐसी पार्टी चाहती है, एक ऐसा ही दल चाहती है जो स्पष्ट बहुमत के आधार पर वह चुनी जाए। संविधान में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि चुनाव आयोग बिना किसी भय या दबाव के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। भारत का संविधान इस प्रकार का है, उसने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं चुनाव में, चुनाव आयोग के अंतर्गत वह बिना किसी भय के या दबाव के अपने कर्तव्यों का पालन करती है। मतलब एजेंडा तैयार करना है या निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना है या कौन अत्यधिक, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अत्यधिक धन खर्च कर रही है तो रोक लगाना है, सरकारी वाहनों का दुरुपयोग कर रही है तो उस पर रोक लगाना है। तो इस प्रकार चुनाव आयोग को पूरी छूट इसमें दी गई है। चुनाव आयोग इसमें पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। इन्हीं सब तत्वों के आधार पर भारतीय राज्य को उदार लोकतांत्रिक राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। समझ में आया प्रिय विद्यार्थियों? उदार लोकतांत्रिक कैसे? उदार लोकतांत्रिक का मतलब हो गया कि जनता का जो शासन है उसमें जनता को उनके विवेक के आधार पर या किस प्रकार से उनको विवेक को इस्तेमाल करना है, उपयोग में लेकर आना है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।
प्रतिबंध नहीं है उसके ऊपर, तो क्या हमारे साथ गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, वो अपने विवेक के आधार पर उसको निश्चित करती है। अब इसी में हम उदारवादी जो व्यवस्था है हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था की, उसका मूल्यांकन करते हैं। राज्य का ये उदारवादी मॉडल सैद्धांतिक दृष्टि से तो ठीक है, परंतु जैसा कि अतुल कोहली कहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था औपचारिक अथवा कानूनी समानता तो सुनिश्चित कर सकती है, सामाजिक आर्थिक समानता नहीं सुनिश्चित कर सकती है। मतलब कानूनी समानता, मतलब कानूनी रूप से तो हम क्या है, संविधान ने कह दिया कि कानूनी रूप से सभी समान है किसी भी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के हम लोग हैं तो हम क्या हैं, सब समान हैं। लेकिन सामाजिक आर्थिक समानता कैसे करेंगे कि समाज में जो हम रहते हैं, समाज में जो लोग रहते हैं, क्या वो हमारे साथ समान व्यवहार करते हैं? क्या आर्थिक स्थिति जो है, क्या हम लोगों की समान है, सभी की समान है? नहीं है। तो वो कैसे निश्चित होगी? इसलिए भारतीय राज्य व्यवस्था की कुछ कमियां इस प्रकार से बताई गई हैं। हमारे देश में कुछ सीमा तक व्यक्ति पूजा की परंपरा रही है। व्यक्ति पूजा देखो, जैसे कि महात्मा गांधी, नेहरू जी, है ना, इनके विषय में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं कि कितने महान हस्ती थे। उन्हें ईश्वर की ओर से नेतृत्व की एक विशेष प्रतिभा प्राप्त थी, जिसके कारण वे अपने अनुयायियों पर असाधारण प्रभाव डाल सकते थे। इसी प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं पूरे समूचे राजनीतिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बन गई। श्रीमती गांधी की हत्या के बाद हमने वह गृहपति की पगड़ी किसको पहनाई? राजीव गांधी जी को पहनाई। अब वर्तमान में व्यक्ति पूजा के रूप में किसको देखा जा सकता है? व्यक्ति पूजा में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को देखा जा सकता है। लेकिन वह उस पार्टी के ना होकर दूसरे दल के हैं, लेकिन व्यक्तित्व तो पूज रहा है ना, व्यक्ति की तो पूजा हो ही रही है। आगे भ्रष्टाचार और घोटालों ने सारी राजनीतिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। पिछले कुछ वर्षों के चर्चित घोटाले, जिसमें बोफोर्स कांड है, प्रतिभूति घोटाला है, यूरिया कांड है, बिहार का चारा घोटाला है, हवाला कांड है, कॉमनवेल्थ घोटाला है, व्यापकम घोटाला है, हिंगोनिया गौशाला घोटाला है, ऐसे बहुत से घोटाले हैं जिसने उदारवादी भारतीय राज्य के स्वरूप को बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया है, घोटालों से परिपूर्ण कर दिया है। इसके बाद आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण भी बहुत आवश्यक है। राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण तो हो चुका है, लेकिन क्या आर्थिक शक्ति का भी हुआ है? व्यक्तियों की राजनीतिक क्षमता का निर्धारण उनकी आर्थिक संसाधनों से होता है। नागरिकों को केवल वोट देने का अधिकार मिल जाने से ही लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो जाती है। लास्की के इस कथन में बड़ी सच्चाई है कि जिस समाज में धनी और निर्धन मौजूद हैं, वे हमेशा दो वर्गों, मालिक वर्ग और दास वर्ग में बटे हुए हैं। मतलब कार्ल मार्क्स जो कहता है कि, या कार्ल मार्क्स भी कहता है और लास्की भी कहता है कि समाज किन दो वर्गों में बढ़ जाता है? धनी वर्ग में और निर्धन वर्ग में बढ़ जाता है। लेकिन समाज में आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं है। उदारवादी भारतीय राज्य के स्वरूप में राजनीतिक शक्ति का तो विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, तो लेकिन आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण को गौण छोड़ दिया है। छोटी बड़ी लगभग सभी पार्टियों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग हैं। पार्टियां इन लोगों को चुनावी टिकट देने का मोह नहीं छोड़ पा रही है और राजनीति का अपराधीकरण एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। राजनीतिक दल यानी कि पार्टियां अपने निहित स्वार्थों के कारण या अपने दबदबे को बनाए रखने के कारण आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती हैं। प्रशासन में जो दुर्बलता आ गई है, उससे आम व्यक्ति और अफसरशाही के बीच खाई बढ़ती जा रही है। आवश्यकता इस बात की है कि नए सिरे से प्राथमिकताएं तय की जाएं, दूरदर्शिता से नीतियां बनाई जाएं और ईमानदारी से इन्हें लागू किया जाए। प्रशासन में दुर्बलता किस प्रकार की? दुर्बलता ये कि प्रशासन जो है वह आम व्यक्ति की समस्या को, जब आम व्यक्ति किसी समस्या को लेकर आता है तो वह उसका समाधान प्रस्तुत नहीं करती है, और अफसरशाही जो है या नौकरशाही जो है वो अपना निहित स्वार्थ, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, इन सभी मामलों में फंसी रहती है और वह उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाती है। तो हमें यह निश्चित रूप से तय करना होगा कि हमें अपनी प्राथमिकताएं अलग तरीके से तय करें, नए सिरे से तय करें और दूरदर्शिता से नीतियां बनाएं, हम ईमानदारी से इसे लागू करें। तभी भारतीय राज्य का जो उदारवादी स्वरूप है वो निश्चित रूप से एक कह सकते हैं हम एक विकसित रूप, हम शायद हम विकसित रूप के में हम आगे बढ़ सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों,
हमने भारतीय राज्य के स्वरूप के विषय में उदारवादी दृष्टिकोण पढ़ा। अगले वीडियो में हम भारतीय राज्य के स्वरूप के विषय में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को पढ़ेंगे और इसके साथ ही यह उदारवादी दृष्टिकोण समाप्त होता है। धन्यवाद।